स्वागत है दोस्तों आप सबका मेरे चैनल शाहिद आज़मी लाइव पर। मेरे साथ आज फीफा के एक्स रेफरी रिजवानुल हक साहब हैं, जिनसे बात करूंगा फीफा विश्व कप के मुकाबलों को, ख़ास तौर से वर्ल्ड कप में जो खिताबी मुकाबला हुआ। कहते हैं कि ऐसे मुकाबले विरले ही कभी देखने को मिलते हैं। इसी पर बातचीत करने के लिए फीफा विश्व कप कैसा रहा, क्या कुछ निकल के आया। रिजवान साहब, आपका हमारे चैनल शाहिद आज़मी लाइव में बहुत बहुत स्वागत है। शाहिद साहब, थैंक यू वेरी मच। और आपने जिस तरह से मुझे यहाँ आज बुलाया है उसका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। क्या कहेंगे, ये मुकाबला शायद हमने तो अपनी लाइफ में इस तरह का फाइनल मुकाबला नहीं देखा। कैसे कहेंगे अर्जेंटीना बनाम फ्रांस मुकाबले के बारे में? देखिए शाहिद साहब, ऐसा है कि मैं तो 78 से ये वर्ल्ड कप देखता चला आ रहा हूँ रेगुलर, बट इससे ज़्यादा रोमांचकारी जो फाइनल है वर्ल्ड कप का मैंने तो अपनी ज़िंदगी में अभी तक नहीं देखा, जिसके अंदर 3-3 का स्कोर होने के बाद और एक समय ऐसा आया कि जब लग रहा था सभी को कि अर्जेंटीना आराम से इस मैच को जीत पाएगी, लेकिन 80 और 81वें मिनट में एम्बापे के 2 गोलों के कारण मैच का पूरा रुख ही पलट दिया उन्होंने। और अंत में जाके एक्स्ट्रा टाइम और उसके बाद किक्स फ्रॉम पेनल्टी मार्क हुआ और एक बहुत ही रोमांचकारी मैच का बहुत सुखद अंत भी बोलूँगा इसे। मैं ज़रूर ये कहूँगा कि फ्रांस इस मैच को नहीं जीत पाई। बराबर का खेल उन्होंने अर्जेंटीना के साथ मिलकर खेला, लेकिन एक हमको पूरी दुनिया को एक उम्मीद थी कि मेसी को वो वर्ल्ड कप उठाते देखना चाहते थे, जो कि उन्होंने वो जीता। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक सुखद अंत भी हुआ है इस फाइनल का। फाइनल मैच की शुरुआत बड़ी धीमी होती, फ्रांस काफ़ी बैकफुट पे खेल रही थी, लेकिन जैसे ही मैच आगे बढ़ता गया फ्रांस ने वापसी की। अगर हम शुरुआत से देखें 80 मिनट तक, जहाँ तक अर्जेंटीना आगे ही आगे रहा, कैसे देखेंगे, क्या कहेंगे? जिस तरह से पहला हाफ खेला गया उसमें नो डाउट कि अर्जेंटीना का पलड़ा 45 मिनट तक काफ़ी भारी था और जिसमें उन्होंने 2 गोल स्कोर भी करे। और ये इनके जो फ्रांस के कोच हैं डेस्चैम्प्स, वो एक बहुत बड़े स्ट्रेटेजिस्ट हैं, रणनीतिकार हैं। उन्होंने सेकंड हाफ में जो रणनीति बनाई, उन्होंने उसमें फ्रांस को अटैक करने के लिए, फर्स्ट हाफ में फ्रांस सिर्फ डिफेंसिव होकर खेल रहा था और किसी तरह की कोई मूवमेंट हमें दिखाई नहीं दे रही थी। सेकंड हाफ में फ्रांस की मूवमेंट काफ़ी बढ़ी, वो अटैक पे आए और उन्होंने आके 80 और 81 मिनट में एम्बापे के 2 गोलों के कारण बराबरी हासिल करी। तो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा ये हमको देखने को मिला पहला 90 मिनट और बहुत ही रोमांचकारी मैच था। एम्बापे ने इस मैच के अंदर पूरा रुख बदल दिया था खेल का और वो कामयाब हुए इसको पेनल्टी शूटआउट में ले जाने के लिए। अगर कहते हैं कि लियोनेल मेसी मैराडोना के, कोई कहता बराबर है, कोई कहता उनके आसपास नजर आ रहा है, कोई कह रहा है ऊपर जा रहे हैं, लेकिन मैं ये पूछना चाहूँगा, वर्ल्ड कप इनका अंतिम वर्ल्ड कप है, उनके कैरियर के बारे में जानना चाहूँ, कैसे देखते हैं लियोनेल मेसी के कैरियर को आप? लियोनेल मेसी को मैं बहुत पहले से उनके बारे में मैंने पढ़ा था। जब मैं फीफा रेफरी था, मेरे पास कुछ मैगजीन्स आती थी फीफा से डायरेक्ट हर महीने, तो जब वो अपनी कंट्री के लिए सब जूनियर खेल रहे थे तब से मैं उनके बारे में पढ़ रहा हूँ। और ये उसी समय लोगों ने प्रेडिक्ट कर दिया था कि आने वाले समय में पेले और मैराडोना के बराबर का खिलाड़ी दुनिया में आने वाला है, जो उन्होंने बाद में प्रूव भी करा। और मेसी की तो खैर क्लास ही बिल्कुल अलग है। इज़ एन वेरी आर्टिस्टिक फुटबॉलर। बॉडी बहुत छोटी है और उतने कोई उनका कद और कामत बहुत छोटी है, लेकिन उसके बावजूद वो जो हमारे बहुत ही जिसको कहना चाहिए स्ट्रेंथफुल जो यूरोपियंस होते हैं उनको बीट करते हैं। जिस तरह मैराडोना इनसे कद में छोटे थे, काठी उनकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन मेसी बिल्कुल ही उसके विपरीत है। और इतनी छोटी कद काठी लेके भी उन्होंने पूरे यूरोप में, पूरे दुनिया में जो धमाका मचाया है वो उनकी आर्टिस्टिक फुटबॉल के कारण है, उनकी बॉडी के कारण नहीं है। वो उनकी स्पीड और उनकी स्किल्स उनको बाकी लोगों से एक अलग स्थान दिला देती है। जी, अंतिम 2 सवाल पूछूंगा। एक किलियन एम्बापे के बारे में पूछूंगा, जिसने इस विश्व कप में 8 गोल किए, 2 ही विश्व कप खेला, 12 गोल कर चुका। यानी साल 2018 में 4 गोल किए थे, यहाँ पर 8 गोल किए थे। वो जिस तरह से ऊपर उठ रहा है, कहते हैं स्पीड चीते की स्पीड है, उसके बारे में एक रेफरी के तौर पर क्या कहेंगे? देखिए, एम्बापे एक ऐसा खिलाड़ी है जो आने वाले समय में जिस तरह से मेसी, रोनाल्डो या मैराडोना और पहले पेले, जॉन क्राइफ जैसे खिलाड़ी, उनके स्तर का खिलाड़ी है। और अभी वो 22 और 23 साल के हैं। आने वाला जो समय है अगले 12 साल वो विश्व के अंदर एम्बापे का है। और जिस तरह से उनकी क्लास है, जिस तरह से उनका खेल का स्तर है और जो उनकी स्किल्स हैं, उनकी स्पीड है, मैं नहीं समझता कि अगला जो मेसी है
और मैराडोना है वो एम्बापे ही हैं दुनिया में। अंतिम सवाल पूछूंगा मोरक्को के बारे में। जिस तरह उसने अफ्रीकी टीम जिस तरह ऊपर उठी है, सेमीफाइनल तक पहुंची है, जिस तरह का प्रदर्शन किया, हकीमी हो चाहे हकीम हो ज़ियाच हो, उस टीम ने जो प्रदर्शन किया है, मुख्तसर में अगर कहना चाहें उस टीम के बारे में, किस तरह से निखर गया है, क्या उम्मीद जगाई उसने? हर वर्ल्ड कप में, हर विश्व कप में हमने देखा कि एक नई टीम का आगाज़ उभार होता है। इस वर्ल्ड कप में, पिछले वर्ल्ड कप में हमने देखा क्रोएशिया आई थी और वो फाइनल तक खेली थी। इस वर्ल्ड कप में मोरक्को हमें एक नई टीम की शुरुआत हुई है, और जिसमें हकीमी और जो अफ्रीकन और अरब प्लेयर थे, जबकि बहुत सारे खिलाड़ी उसमें मोरक्को के नहीं थे, लेकिन एक टीम की तरह उन्होंने प्रदर्शन करा, एकजुटता रही, एक टीम स्पिरिट उसके अंदर थी, और जिसके कारणवश वो सेमीफाइनल तक आए और बहुत ही अच्छा खेल उनका मुजाहरा उन्होंने करा। और आने वाले समय में जहाँ तक मैं समझता हूँ मोरक्को के अंदर एक कल्चर डेवलप हुआ है फुटबॉल का, जो आने वाले काफ़ी समय तक बरकरार रहेगा, ये मुझे लगता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। ये थे रिजवानुल हक साहब, जो फीफा के एक्स रेफरी हैं, दिल्ली फुटबॉल के वाइस प्रेसिडेंट हैं, जिन्होंने बहुत बारीकी से बताया, बहुत करीब से देखा वर्ल्ड कप को, और जिस तरह इन्होंने समीक्षा की बताया, बिल्कुल यहाँ पर शानदार प्रदर्शन किया। यहाँ पर अर्जेंटीना ने वो खिताब जीतने के हकदार है। दोस्तों हमारी बातचीत, हमारी रिपोर्ट अगर पसंद आ रही तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।